Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने इस कोर्स के साथ जिसका टाइटल है अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान। और इसका आज ये 26वां सत्र है, लेक्चर नंबर 26। और हमारे इस लेक्चर का, इस सत्र का आज का जो शीर्षक है वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी रिसर्च एंड प्रैक्टिस। तो हमने जैसा कि अपने पिछले सत्र में काउंसलिंग साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और हमने वहाँ पर ये भी समझने का प्रयास किया कि काउंसलिंग साइकोलॉजी की वैल्यूज़ क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और साथ ही साथ एक अच्छे काउंसलर के यानी कि एक इफ़ेक्टिव काउंसलर बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, किन गुणों को डेवलप करना चाहिए एक काउंसलर को, और उसके जो भी कार्य हैं उसमें किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। इन सभी पर हमने अपने पिछले सत्र में चर्चा की और अब हम अपने इस सत्र में उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और काउंसलिंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पे आज फिर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। तो जो पहली चर्चा हम करेंगे वो ये है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं यानी जो काउंसलर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर अपनी सर्विसेज देते हैं, कहाँ कहाँ पर वो कार्यरत हैं, इसके बारे में हम लोग एक यहाँ पर प्रयास करेंगे समझने का। तो सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, यानी जो यूजुअली हम देखते हैं कि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के या जो सेटिंग्स हैं वहाँ पर अमूमन साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर कार्यरत होते हैं और वो वहाँ पर अपनी सर्विसेज देते हैं। और यूजुअली हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या बड़ी सिटीज़ में जहाँ पर भी इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूजुअली इनके लिए अलग अलग पोजीशंस आती हैं, ये कह सकते हैं हम, या इनको वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स होती हैं जिसमें ये लोग वहाँ पर उस कैपेसिटी में कार्य करते हैं। दूसरा एरिया जहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कार्य करते हैं वो है प्राइवेट मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या इस तरह के जो सेटअप्स हैं जहां पर मेंटल हेल्थ से संबंधी सेवाएं दी जाती हैं, उन सभी संस्थाओं में या उस तरह की संस्थाओं में जो काउंसलर्स हैं या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो कार्यरत हैं या कार्य करते हैं। और इसके अलावा जो चैरिटीज़ यानी कि ऐसी संस्थाएँ हैं जो परोपकारिता के तहत मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन व्यक्तियों को जो नीडी व्यक्ति हैं या जो उन सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की भी जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ पर इस तरह के जो प्रैक्टिशनर्स हैं या इस तरह के जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं उनको वहाँ पर नियुक्त किया जाता है और वहाँ पर वो अपनी सेवाएँ देते हैं। इसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस का भी विकल्प होता है, यानी कि जो काउंसलर है वो अपनी एक प्राइवेट प्रैक्टिस सेटल कर सकते हैं और वो अपनी एक पर्सनल क्लिनिक खोल के उस तरह की वो वहाँ पर सेटअप बनाएंगे जिसमें क्लाइंट खुद ब खुद उनके पास आएंगे और वहाँ पर फिर वो उनको जो भी काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के सेटअप में अमूमन ये देखा जाता है कि उनके पास किसी तरह की सैलरी या कोई इनकम इस तरह से डायरेक्टली नहीं आती, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट जो सेटिंग्स होती हैं, उस तरह की जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनको कार्य करने के लिए सैलरी या जो भी उनको पैकेज मिलते हैं। बट जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर वो डायरेक्टली जो क्लाइंट है उससे चार्ज करते हैं और इस प्रकार से वो अपना जो भी इनकम है वो जनरेट करते हैं। तो यूजुअली यहाँ पर ये देखा जाता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं जो काउंसलर है पूरा का पूरा उसके ऊपर ये अपना खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी इनकम किस प्रकार से जनरेट करे,
कितना चार्ज करे क्लाइंट को, तो उसके ऊपर ये पूरी जो अरेंजमेंट है ये खुद ब खुद उसे ही तय करनी होती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, यानी कि ऐसी बहुत सी बड़ी संस्थाएं होती हैं जैसे मल्टीनेशनल्स या बिग ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका जो एम्प्लॉय जो वहाँ कार्यरत होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो भी प्रोफेशनल काउंसलर्स को हायर करती हैं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जो एम्प्लॉय कार्यरत हैं उनकी मेंटल हेल्थ से लेकर के उनके जो अदर इश्यूज़ हैं उनको सभी को वो एड्रेस कर सकें। और ये एक प्रकार का आजकल ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरह के अरेंजमेंट्स करती हैं ताकि कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयज़ को भी ये लगे कि जो संस्था है वो उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए और उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए किस तरह से डेडिकेटेड है या किस तरह से एफर्ट कर रही है। तो ये भी एक प्रकार का आजकल जो है हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में इस प्रकार की सेवाएं देने के लिए काउंसलर्स को हायर किया जाता है। इसके बाद फॉरेंसिक सेटिंग्स में भी काउंसलर्स काम करते हैं, यानी कि जो लोग लॉ के एरिया में जो कार्य कर रहे हैं जैसे पुलिस पर्सनल या जुडिशरी से संबंधित लोग या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फिर जो क्राइम विक्टिम्स हैं, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो करेक्शनल फैसिलिटीज़ होती हैं यानी जिसको हम आम भाषा में प्रिजन या जेल के नाम से जानते हैं, यूजुअली उनका जो मोटिव होता है वो होता है कि इंडिविजुअल के अंदर सुधार करना, तो इसीलिए वो करेक्शनल फैसिलिटीज़ के रूप में भी कार्य करती हैं। यहाँ पर भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलिंग जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कार्यरत होते हैं, वो सर्विसेज अपनी देते हैं। तो इस प्रकार से जो एक और क्षेत्र है जहाँ पर काउंसलर्स अपनी सर्विसेज देते हैं वो है एजुकेशनल सेटिंग्स। तो एजुकेशनल सेटिंग्स में जो काउंसलर्स हैं वो अपनी सर्विसेज देंगे, यानी कि जहाँ पर बच्चे और टीचर्स दोनों ही, स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, इन दोनों को ही काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और यहाँ पर यह भी प्रयास किया जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है वो एक ऐसी पॉपुलेशन है जो हाईली वल्नरेबल होती है, और चूंकि ज़्यादातर इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर एडोलेसेंट्स, और इस अवस्था में उनको तमाम तरह की समस्याएं, एडजस्टमेंट इश्यूज़ और बहुत सारी उनकी हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित इश्यूज़ कई बार या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। ऐसे में उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करना एजुकेशनल सेटिंग में ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इसके लिए उन्हें कई बार वहाँ पर नियुक्त भी किया जाता है, कई बार वो वहाँ पर कंसल्टेंट के तौर पर भी हायर किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो एजुकेशनल सेटिंग्स में जो टीचर कार्यरत हैं किस तरह से वो, उनको भी कभी कभी जब रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की सर्विसेज की तो वो वहाँ पर उनके लिए भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग की। इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज की, यानी जो परामर्श सेवाएं हैं उनकी प्रकृति क्या है। तो उसमें 4 प्रमुख प्रकार के जो हम कह सकते हैं कि नेचर होता है उसका। उसमें पहला है दैट काउंसलिंग सर्विसेज आर यूजुअली डेडिकेटेड फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस, यानी कि हम ये देखते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में जो उसका पूरा लाइफ स्पैन है, यानी जो पूरा जीवन काल है, उसमें कभी भी उसको किसी भी प्रकार का कोई इशू या प्रॉब्लम या चैलेंज का यदि वो सामना करता है इंडिविजुअल, तो ऐसे में जो उसकी पूरी लाइफ स्पैन है, यानी अक्रॉस द लाइफ, यानी फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक जो भी उसकी समस्याएं हैं या इश्यूज़ हैं उनसे संबंधित जो भी
उसको दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में जो काउंसलर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम डेवलपमेंटल काउंसलिंग सर्विसेज के रूप से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरे तरह की जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं दे आर नोन एज फैसिलिटेटिव काउंसलिंग सर्विसेज, और इसमें यूजुअली जो इंडिविजुअल है उसकी फंक्शनैलिटी पे, यानी जो उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग है इन द नॉर्मल लाइफ, इन द डेली लाइफ, इन वर्क लाइफ और इन एनी अदर काइंड ऑफ सेटिंग, जैसे कि वो सोशल लाइफ हो या वो उसकी वर्क लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, इस तरह की जितनी भी उसकी जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं एक आदमी के जीवन के, उन सभी से संबंधित जब कोई भी समस्या उसको आती है तो इस प्रकार की जब दिक्कतें होती हैं तो यहाँ पर भी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और ये काउंसलिंग सर्विसेज यूजुअली फैसिलिटेटिव इन नेचर होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि व्यक्ति को अपनी उन फंक्शंस को सही तरीके से पूरा करने के लिए और एफिशिएंटली पूरा करने के लिए फैसिलिटेट करना, उनको इस तरह की हम कह सकते हैं कि एक वे में एनहांस करना, मोटिवेट करना कि वो अपनी इन फंक्शनल एस्पेक्ट्स को सही तरीके से पूर्ण कर सकें। इसके बाद एक और प्रकार की जो सर्विसेज जो देखी जाती हैं अक्सर काउंसलिंग के क्षेत्र में वो है क्राइसिस संबंधी जो सर्विसेज हैं। और यहाँ पर क्राइसिस से संबंध ये तात्पर्य हमारा है कि यूजुअली जब व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है, यानी किसी प्रकार की उसको समस्या है जिसकी वजह से उसे दिक्कत आ रही है और वो अपने रूटीन काम नहीं कर पा रहा है या किसी वजह से वो डिस्टर्ब्ड है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो एंग्जाइटी की अगर हम बात कर लें तो ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि क्राइसिस कंडीशन है, या डिप्रेशन हो सकता है या इस तरह के कोई भी जो इश्यूज़ हो सकते हैं एक इंडिविजुअल को, तो ये सभी कहीं ना कहीं एक क्राइसिस को दर्शाते हैं, एक समस्या को दर्शाते हैं। और अमूमन जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो इस क्राइसिस की सिचुएशन में इंडिविजुअल्स को सपोर्ट देने के लिए दी जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार की काउंसलिंग सर्विसेज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। देन देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ काउंसलिंग सर्विस, वो है प्रिवेंटिव सर्विसेज। और अमूमन ये देखा जाता है कि कई बार जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये लगता है कि फ्यूचर में भी उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं या इस प्रकार की जो समस्या है उससे उनको दिक्कत आ सकती है आगे चल करके, तो उस तरह की जो उनकी परेशानियां हैं या फ्यूचर रिलेटेड जो उनके एस्पेक्ट्स हैं या जो उनकी हम कह सकते हैं दिक्कतें हैं उनको भी, और किस तरह से फ्यूचर में वो समस्याएं दोबारा दोहराएं ना या वो समस्याएं उनके सामने आएँ तो वो बेहतर तरीके से उनको कोप करें। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो प्रिवेंटिव सर्विसेज के तौर पे उनको जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार की मुख्य काउंसलिंग सर्विसेज हैं जो काउंसलर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो काउंसलर्स हैं यानी प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं जो कार्य करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के क्षेत्र में, उनके इस कार्य को करने के लिए किस प्रकार की अनिवार्यताएं होती हैं, क्या क्या उनको करना ज़रूरी है, किस प्रकार से वो इस तरह के फील्ड में कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, या उनको कहाँ से अप्रूवल लेना होता है या किस प्रकार से कहाँ से परमिशन उनको दी जाती है, तो और उनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर प्रयास करेंगे इस बात को समझने का। तो यूजुअली जो भी काउंसलर्स उस क्षेत्र में कार्य करते हैं, हालांकि हमें यहाँ पर एक बात ये समझनी होगी कि कई बार बहुत से देशों में काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं उनको उतनी हम कह सकते हैं कि सटीकता से या उतने ज़्यादा उनको ध्यानपूर्वक उनके बारे में रिकॉर्ड मेंटेनेंस या उनको रेगुलेट नहीं किया जाता। बट बहुत सारे ऐसे देश हैं वर्ल्ड में जहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज को बहुत सीरियसली लिया जाता है और वहाँ पर जो काउंसलर्स हैं उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, यानी कि वो किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, किस तरह से वो क्लाइंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से वो उनके साथ डील कर रहे हैं, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है या किसी प्रकार का कोई ऐसा कंसर्न या कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो इस तरह की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इन बातों का ध्यान रखती हैं और टाइम टू टाइम वो इंस्पेक्शंस करते रहती हैं, जिससे वो ये इंश्योर करती हैं कि जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो बेहतर तरीके से, एथिकल तरीके से प्रोवाइड की जाएं। इसके बाद एक और प्रोविज़न होता है दैट इज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो काउंसलर्स हैं
प्रोफेशनल काउंसलर्स वो अपने आप को एक प्रोफेशनल के तौर पे रजिस्टर कराते हैं, और इसके लिए बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं जो कि यूजुअली इस कार्य को करती हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो काउंसलिंग सर्विसेज से संबंधित होती हैं, और कहीं ना कहीं वो इस तरह के जो काउंसलर्स हैं उनको वो रेगुलेट करती हैं, या उनको वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने से लेकर के उनकी ओवरऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट से एसोसिएटेड होती हैं। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, वहाँ से वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं या अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसके बाद एक और तरह की जो प्रक्रिया है वो है सर्टिफिकेशन की, यानी कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उनको प्राप्त करना। यदि कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स है या कोई डिप्लोमा है या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग है जो काउंसलर्स को करना अनिवार्य है, या उसको करने के बाद ही उनको हम कह सकते हैं कि वो काउंसलिंग सर्विसेज के एरिया में काम करने के लिए योग्य होंगे, तो इस प्रकार के जितने भी प्रोविजंस हैं उसको हम सर्टिफिकेशन के तहत रखते हैं। और यूजुअली इसके लिए भी बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं या प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस एरिया में जो कार्यरत हैं, वो सभी इस तरह की जो सर्टिफिकेशन है वो करने का कार्य करती हैं। और जो भी काउंसलर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो सर्टिफिकेशन प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद ही एक प्रोफेशनल के तौर पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद एक फाइनल प्रोविज़न है, दैट इज़ टू प्रोवाइड लाइसेंस, यानी कि इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, उनको फाइनली फील्ड में कार्य करने के लिए उनको अपना एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है। और इंडिया में यदि हम कहें तो इस प्रकार का जो अगर हम लाइसेंस की व्यवस्था कहें तो RCI यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो संस्था है कहीं ना कहीं ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये किस तरह से काउंसलर्स को रिकॉग्नाइज करता है कि वो ये योग्यता रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं और वो किसी को काउंसलिंग सर्विसेज देने के लिए सक्षम है। तो इस प्रकार की जो पूरी अरेंजमेंट्स हैं वो अगर हम इंडिया में बात करें तो RCI के द्वारा की जाती हैं। और ये कुछ प्रमुख हम कह सकते हैं बातें हैं विच आर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग। तो काउंसलर्स को इन सभी प्रक्रियाओं के तहत गुजरना पड़ता है ताकि वो काउंसलिंग सर्विसेज दे सकें। देन वी विल टॉक अबाउट रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। किस तरह से जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं, कौन से वो कारक हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं या जिनका ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसमें जो पहला है दैट इज़ पर्सनल फिलॉसफी। और पर्सनल फिलॉसफी से यहाँ तात्पर्य है कि जो काउंसलर है वो क्या ओरिएंटेशन है उसका, क्योंकि अमूमन जो भी काउंसलर होता है उसका कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड होता है, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसकी कुछ ट्रेनिंग होती है। तो इस वजह से वो जिस भी पर्टिकुलर थेरेपी में या जिस तरह के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं या ज़्यादा उसमें बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनका ओरिएंटेशन होता है और वो अपने क्लाइंट्स को भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं वो उसी की डायरेक्शन में या उसी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अमूमन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कि कोर में है काउंसलिंग सर्विसेज के या पूरी काउंसलिंग साइकोलॉजी के, लेकिन इसके अलावा भी जो अदर पर्सपेक्टिव्स हैं विद इन साइकोलॉजी जैसे साइकोडायनामिक या कॉग्निटिव या बिहेवियरल या सोशियो कल्चरल, तो इस प्रकार के जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हम देखते हैं कि एक काउंसलर जो है या एक एक्सपर्ट जो है वो इस तरह के पर्सपेक्टिव्स में वो ट्रेंड हो सकता है या इनके प्रति इंक्लाइंड हो सकता है, या वो अपनी ट्रीटमेंट में या जो वो इंटरवेंशंस यूज़ करता है
उसमें इनका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होता है इन अप्रोचेस का। तो उसकी जो पर्सनल फिलॉसफी है रिगार्डिंग द काउंसलिंग सर्विसेज, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रीटमेंट को या ओवरऑल जो इंटरवेंशन प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। इसलिए जो थेरेपिस्ट की जो पर्सनल फिलॉसफी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है काउंसलिंग सर्विसेज को अफेक्ट करने के लिए। देन देर इज अनदर इशू या अनदर फैक्टर विच इज मॉडल ऑफ द पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति जो क्लाइंट वहाँ पर आया है सर्विसेज लेने, वो भी चूंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया में। क्लाइंट और काउंसलर ये दो बहुत प्रमुख लोग हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, इनके जो थॉट प्रोसेस हैं, वो सभी पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसी तरह से क्लाइंट का जो ओरिएंटेशन है उसका किस प्रकार का वो एक पर्सपेक्टिव है, ये भी जो पूरी काउंसलिंग प्रैक्टिस है या जो पूरी प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। देन सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस, यहाँ पर सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस से तात्पर्य ये है कि जो काउंसलर है उसके पास कितना अनुभव है, यानी कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड सिर्फ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की ही बात नहीं, बल्कि किस तरह के क्लाइंट्स को वो डील करता है, यानी कि क्लाइंट्स का जो बेस है वो कितना बड़ा है या कितना डाइवर्स है, या किस तरह की अलग अलग सर्विसेज वो काउंसलर प्रोवाइड कर रहा है। और इस वजह से जो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस तरह की काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, वो जब ब्रॉड होता है, बहुत वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पूरी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उस पर पड़ता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक काउंसलर के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जो उसने पूर्व में जो टेक्निक्स यूज़ किए हैं या जो इंटरवेंशंस यूज़ किए हैं या अलग अलग केसेस जो उसने डील किए हैं या अलग अलग इंडिविजुअल्स को उसने जो काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके जो सारे अनुभव हैं, जो पुराने जितने भी उसके पास इस तरह की उसके पास स्पेशलिटीज़ हैं या इस तरह के जितने भी उसके अनुभव हैं, कहीं ना कहीं ये उसके आगे आने वाली जो उसकी प्रैक्टिस है, या हम कह सकते हैं जो उसका क्लाइंट को डील करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। देन पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द थेरेपिस्ट, अभी तक हमने बात की कि किस तरह से जो काउंसलर है उसका अपना निजी एक्सपीरियंस और उसकी जो ओरिएंटेशन है उसकी थेरेपेटिक ओरिएंटेशन, लेकिन यहाँ पर बात आती है जो क्लाइंट का अपना पास्ट है, यानी उसके बिलीव्स, उसकी मेमोरी और उसकी लाइफ के जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं और इस तरह की जितनी भी जो उसकी अपब्रिंगिंग से लेकर के, उसकी फैमिली सेटिंग से लेकर के, उसका जो आज का जो उसका अपना करंट पर्सपेक्टिव है, वो सभी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। और कहीं ना कहीं जो थेरेपिस्ट होगा या काउंसलर होगा, जो उसका अपना कल्चरल बैकग्राउंड है, जो उसका सोशल बैकग्राउंड है, सोशल स्टेटस है, फैमिली स्टेटस है, ये सभी फैक्टर्स बहुत हद तक पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ये देखा गया है कि जब काउंसलर और क्लाइंट दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड सिमिलर होता है, तो जो ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत हद तक हम कह सकते हैं स्मूथ हो जाता है, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी अक्सर पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो थेरेपिस्ट का अपना बैकग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित करता है। देन ट्रेनिंग ऑफ द थेरेपिस्ट, यानी कि थेरेपिस्ट ने किस प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई है, किस संस्था से उसने ट्रेनिंग हासिल की है, या किस प्रकार की उसने एक्सपर्टीज़ उस क्षेत्र में हासिल किया हुआ है। तो जो उसका ट्रेनिंग होगा, उसका जो ओवरऑल एक्सपर्टीज़ होगा, वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसकी जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है उसको प्रभावित
करेगा। देन फाइनली एक और फैक्टर जो है जो इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है वो है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस द क्लाइंट हैज़ फ्रॉम दिस होल प्रोसेस। यानी कि जो क्लाइंट अपनी किसी समस्या को लेकर के या किसी इशू को लेकर के जब वो किसी काउंसलर के पास जाता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस काउंसलर से, और इन एक्सपेक्टेशंस को लेकर के कहीं ना कहीं उसका अपना एक व्यू होता है। उसको ये लगता है कि यहाँ पे आने के बाद मुझे इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा या मैं इनसे बेहतर तरीके से डील कर पाऊंगा, या कुछ इस तरह का उसका कुछ ना कुछ अपना एक एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं या एक बिलीफ होता है। और ये बहुत हद तक उस पूरे प्रोसेस को प्रभावित करेगा, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो इस पूरे प्रोसेस से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, यानी वो इसके आउटकम को लेकर के पॉजिटिव होते हैं कि जो भी आउटकम होगा उससे वो बेनिफिटेड होंगे, तो इस प्रकार की जो उनकी बिलीफ है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द प्रोसेस, कहीं ना कहीं वो उनके ओवरऑल जो आउटकम है या उनका जो रिजल्ट हम कहेंगे इस पूरे प्रोसेस का, वो बेहतर होने के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में कौन सी जो फैक्टर्स हैं प्रैक्टिस को अफेक्ट करते हैं। देन देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ ऑफ साइंटिस्ट एंड प्रैक्टिशनर मॉडल। यानी कि ये देखा गया है कि जो काउंसलर्स हैं उनसे यूजुअली एक प्रकार का अप्रोच वो रखते हैं। उसमें एक अप्रोच ये हो सकता है कि दैट दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एम्पिरिकली सपोर्टेड ट्रीटमेंट्स, यानी कि वो रिसर्च बेस्ड या रिसर्च से जो भी हमारे पास फाइंडिंग्स आती हैं उन पर बेस होकर के, उन पर आधारित होकर के अपनी ट्रीटमेंट वो फॉलो करेंगे या उस तरह का इंटरवेंशन वो वहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन इस तरह के केसेस में यूजुअली काउंसलिंग में एक कन्फ्लिक्ट होता है, और वो ये है कि सिंस यहाँ पर जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट को उसके कॉन्टेक्स्ट को और उसकी यूनिकनेस को बहुत ज़्यादा इसमें एम्फेसाइज किया जाता है या बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इस वजह से कई बार ये माना जाता है, बहुत से काउंसलर्स इस बात को मानते हैं कि यदि वो कोई प्री डिटरमिन्ड प्रोसेस या ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे तो ऐसे में जो उनका क्लाइंट बेस है कहीं ना कहीं वो उसके साथ इनजस्टिस करेंगे, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और हर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग हो सकती है। तो इस कारण से यदि वो एक ही प्रकार की जो फाइंडिंग्स हैं या रिसर्च बेस्ड जो उनके पास जो एविडेंसेस हैं, अगर वो उनके आधार पर अपनी ट्रीटमेंट करेंगे या इंटरवेंशंस को वो डिज़ाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उस पर्टिकुलर क्लाइंट के जो उसकी यूनिकनेस है या जो उसका कॉन्टेक्स्ट है या जो उसकी इंडिविजुअलिटी है या जो उसकी सब्जेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मिसिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत से काउंसलर्स इस प्रोसेस को या इस तरह की जो ट्रीटमेंट है उसको वो प्रिफर नहीं करते। उसके बाद जो दूसरा तरह का जो हम देखते हैं प्रैक्टिस देखने को मिलती है अमंग द काउंसलर्स, दैट इज प्रैक्टिस विच इज अनइन्फ्लुएंस्ड बाय रिसर्च। यानी कि ये इस तरह के काउंसलर्स होते हैं जो प्योरली इस बात में बिलीव करते हैं कि उन्हें एवरी क्लाइंट नीड्स टू बी डेल्ट इन अ यूनिक वे, यानी कि वो किसी भी तरह की जो प्रीवियस इंफॉर्मेशंस हैं या जो रिसर्चेज हैं या जो रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स हैं उन पर बेस ना हो करके वो हर केस को इंडिविजुअल केस की तरह लेंगे, एक केस हिस्ट्री की तरह देखेंगे और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके बेस पर वो अपने डिसीजंस लेंगे या क्या उन्हें करना है ये उसके बाद वो तय करेंगे। तो इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि एक अप्रोच होती है, इसमें जो काउंसलर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिसर्चेज या उनकी फाइंडिंग्स से बहुत हद तक अछूते रहते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते, या कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उसको वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपनी प्रैक्टिस में। इसके बाद
एक और तरह का अप्रोच है जिसको हम कहेंगे कि ये सम काइंड ऑफ मिडिल वे ये है, और इसमें जो काउंसलर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिसर्च इन्फॉर्म्ड जो अप्रोच है उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने क्लाइंट की यूनिकनेस या उसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड या रिसर्च इन्फॉर्म्ड जो भी लेटेस्ट हम कह सकते हैं टेक्निक्स या बेटर रिजल्ट्स जो मिल रहे हैं या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को वो फॉलो करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं और कहीं ना कहीं वो ये प्रयास करते हैं कि वो इस तरह की जो भी उनके पास रिसर्च जो इन्फॉर्म्ड जो उनके पास टेक्निक्स हैं जो कि उनको उसके बारे में ये पता है कि दे आर इफ़ेक्टिव, तो उनको वो कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस में इंटीग्रेट करने की या उसके आधार पर वो अपने प्रोसेस में कुछ चेंजेस करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डोमिनेंट या वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस पर आधारित नहीं होते, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो उस पूरी प्रक्रिया में रिसर्चेस के द्वारा जो फाइंडिंग्स मिल रही हैं या जिस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसका भी वो उपयोग एज पर द रिक्वायरमेंट करते हैं। तो इस तरह का जो अप्रोच है इसको हम कहते हैं रिसर्च इन्फॉर्म्ड अप्रोच। इसके बाद देयर इज अनदर अप्रोच विच इज़ यूज्ड बाय काउंसलर्स और वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन साइकोलॉजी। यानी कि जो काउंसलर्स हैं जब वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं या जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है जब वो उसको कंडक्ट करते हैं तो उस दौरान वो ये देखते हैं, क्योंकि उस प्रैक्टिस को करते वक्त ही कहीं ना कहीं उनको एविडेंसेस मिलते हैं फ्रॉम द वर्क दे आर डूइंग, जब वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से भी उनको एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो टेक्निक उन्होंने यूज़ की कहीं ना कहीं वो उनके क्लाइंट को बेनिफिट कर रही है, और इस तरह से वो ये एक प्रकार का उनके पास एविडेंस हो जाता है कि जो अप्रोच वो यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो यूज़फुल है, वो इफ़ेक्टिव है। तो इस प्रकार से वो एविडेंस बेस पर अपना कार्य करते हैं। एंड ऑल्सो दे आर इन टच विद अदर प्रोफेशनल्स, और वो उनसे बात करके उनसे कंसल्ट करके भी इस प्रकार के जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है उसमें देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द रिसर्च, क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पर जो काउंसलर्स होंगे वो रिसर्च बेस्ड जो फाइंडिंग्स हैं, जो लेटेस्ट हम कह सकते हैं कि टेक्निक्स या जो भी प्रोसीजर्स हैं जिसको इफ़ेक्टिव माना जा रहा है उनके बारे में भी वो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ वो अपने क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ यानी जो उनका अपना जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है उस पर भी वो रिलाई करेंगे, और साथ ही साथ वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी सब्जेक्टिविटी, उसको भी ध्यान रखेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से वो एक इंटीग्रेटेड वे में एक अप्रोच डेवलप करेंगे जिसमें वो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स को, अपने एक्सपर्टीज़ को, अपने अप्रोच को, और साथ ही साथ जो रिसर्च इन्फॉर्म्ड हम कह सकते हैं जो उनके पास जो भी टेक्निक्स हैं या जो भी उनके पास इंटरवेंशंस हैं उनको भी वो एक इंटीग्रेटेड वे में यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मेटा कम्युनिकेशन की। यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नोन एज मेटा कम्युनिकेशन। और मेटा कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। और अक्सर ये देखा गया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो एज ए काउंसलर कार्य कर रहे हैं, जब वो अपने क्लाइंट से बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो उनका क्लाइंट है वो किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को देख रहा है, किस तरह से वो उस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो समझ रहा है, या उसके बारे में उसके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसका क्या ओपिनियन है। तो इस पूरे प्रोसेस को यानी जो क्लाइंट और काउंसलर के बीच में जो कम्युनिकेशन है
वो कैसा है, वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है या वो कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि जो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट एंड काउंसलर, तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है इसके बारे में क्या राय है क्लाइंट की, वो क्या समझता है, उसको भी जानने का ये प्रक्रिया है। इसलिए मेटा कम्युनिकेशन को कहा जाता है दैट इट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज दैट इज़ बिहाइंड व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, यानी हम जो कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं उसके पीछे का जो मैसेज है वो क्या है, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, इसकी जो जानकारी है दैट कम्स अंडर मेटा कम्युनिकेशन। इसमें जो 4 चीज़ों का जो फोकस किया जाता है उसमें पहला है दैट द काउंसलर वांट्स टू टॉक टू क्लाइंट अबाउट द इंटेंशन बिहाइंड व्हाट वी हैव सेड, यानी कि वो क्लाइंट से ये जानना चाहता है एक काउंसलर कि उसको क्या लगता है कि मैंने, यानी काउंसलर ने उससे जो भी बात कही है उसके बारे में काउंसलर ने ऐसा क्यों कहा है, उसके बारे में वो क्या सोचता है, यानी काउंसलर का क्या इंटेंट था उस बात को कहने को लेकर के, उसके बारे में क्लाइंट की क्या राय है या क्लाइंट का क्या ओपिनियन है, ये उससे पूछा जाता है या जानने का प्रयास किया जाता है। देन द काउंसलर wants to talk to the client about the reaction to what they have said, यानी कि जो भी काउंसलर ने उस पूरे प्रोसेस में जो भी कहा है उसको लेकर के क्लाइंट का क्या रिएक्शन है उसके बारे में भी काउंसलर जानना चाहता है। और इसके बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मेटा कम्युनिकेशन में जो एक प्रक्रिया है वो है दैट द काउंसलर इनवाइट्स देम, यानी यहाँ पर ये हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं, जो काउंसलर है वो उसको इनवाइट करता है टू रिवील देयर इंटेंशंस बिहाइंड व्हाट दे हैव सेड, यानी कि अभी तक जो क्लाइंट ने कहा है उसको कहने के पीछे क्या उसका इंटेंशन था, ये भी उसको बताने के लिए प्रेरित किया जाता है या उसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पहले दोनों प्रक्रिया में हमने देखा कि यहाँ पर काउंसलर ने जो भी कहा है उसके पीछे क्या इंटेंशन क्लाइंट को समझ में आता है उसके बारे में जानकारी ली जाती है। देन क्लाइंट का जो भी रिएक्शन है अबाउट द होल कम्युनिकेशन, जो भी काउंसलर ने अब तक किया है उसकी जानकारी उससे ली जाती है। देन उसके बाद काउंसलर भी क्लाइंट को ये बताता है कि वो अपने इंटेंशंस जो हैं वो उसको बताएगा, यानी कि काउंसलर इनवाइट्स द क्लाइंट टू रिवील देयर इंटेंशंस बिहाइंड व्हाट दे हैव सेड, यानी क्लाइंट ने अभी तक जितनी भी बातें कही हैं उसको कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे या उससे उनका क्या इंटेंट था, तो ये जानकारी भी कहीं ना कहीं उनसे निकलवाने का प्रयास किया जाता है। देन दे आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू डिस्कस देयर रिएक्शंस टू व्हाट वी हैव सेड, यानी कि काउंसलर ने अब तक जो भी उससे कहा है उसको लेकर के क्लाइंट का क्या रिएक्शन है उसके बारे में भी उससे जानकारी ली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें हम देखते हैं कि दैट द होल प्रोसेस इज टॉक्ड अबाउट, यानी कि जो भी उस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में बातचीत हुई है उसके बारे में, उस बातचीत यानी जो भी इंटरेक्शन हुआ है, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसके बारे में क्लाइंट क्या सोचता है, उसके बारे में काउंसलर क्या सोचता है, ये सूचना वो दोनों एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज करते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस एक्सचेंज के माध्यम से वो इस पूरी प्रक्रिया में वो दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं या एक दूसरे के प्रति क्या इंटेंशन रखती हैं, इसको जानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिशनर, यानी कि ये इस प्रकार की प्रैक्टिस को कहा जाता है जहां पर एक काउंसलर अपने कार्य को करते वक्त, यानी कि एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विस, वो पूरी तरह से अपने जो प्रैक्टिस है या जो उसकी जो भी ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन है उसको लेकर के वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव होता है, यानी उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं
उसके क्या आउटकम्स मिल रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, इस तरह की जितनी भी उसको फीडबैक्स मिलती हैं उसको लेकर के वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि अवेयर रहता है जो काउंसलर है, और कहीं ना कहीं वो उन सारी इंफॉर्मेशंस को अपनी ऑनगोइंग जो उसकी इंटरवेंशन है या जो उसका जो पूरा हम कह सकते हैं प्लानिंग है वो उसमें उसको इंटीग्रेट करता है। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिशनर जो होता है वो होता है that a practitioner who reflects on their work both while undertaking it and afterwards, यानी कि कार्य को करते वक्त भी और उसके बाद भी जो कार्य से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसके हम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस को लेकर के, उसमें आने वाली समस्याओं को लेकर के, जो क्लाइंट का उसको लेकर के जो ओपिनियन है, ये सभी जो हम कह सकते हैं कि जो भी सूचनाएं हैं, ये जितनी भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनको हम कह सकते हैं एड्रेस करना, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिशनर की हम कह सकते हैं पहचान है। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ काउंसलिंग प्रैक्टिस और वो है प्लूरलिज्म, यानी कि परामर्श में जो काउंसलर्स हैं वो प्लूरलिस्टिक अप्रोच की भी हम कहते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर प्लूरलिस्टिक जो अप्रोच है यानी प्लूरलिज्म जो है उसका जो बेसिक एजम्पशन है वो इस प्रकार है, द एजम्पशन ऑफ प्लूरलिज्म इज दैट एन इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कैन बी अंडरस्टूड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, यानी कि कोई भी क्लाइंट जब काउंसलर के पास आता है तो उसको जो भी समस्याएं हैं, जिस भी प्रकार की उसकी दिक्कतें हैं, उन सभी को लेकर के जो उसको हम कह सकते हैं ट्रीट करने की या उसको समझने को लेकर के और उसको आइडेंटिफाई करने से लेकर के उसकी इंटरवेंशन की जो प्रोसेस है उसको अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। यानी उस पूरी प्रक्रिया में हमें सिर्फ किसी एक विशेष मेथड या किसी एक विशेष इंटरवेंशन टेक्निक पर आधारित न हो करके, उस पर फोकस न करके, हमें ये बिलीफ रखना चाहिए या ये बिलीफ होता है इस तरह के प्रैक्टिशनर्स का कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत से अन्य कारण हो सकते हैं और इसको बाद में आगे चल करके ट्रीट करने के भी बहुत से अलग अलग ऑप्शंस या बहुत से अलग अलग हमारे पास इंटरवेंशन टेक्निक्स मौजूद हो सकती हैं। तो इस वजह से जो प्लूरलिज्म है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल काउंसलिंग प्रैक्टिस को प्रभावित करता है। इसके बाद जो काउंसलर्स हैं जो प्लूरलिज्म को फॉलो करते हैं या उसमें बिलीव करते हैं इस तरह के अप्रोच में, दे आर यूजुअली रिस्पॉन्सिव एंड इंटीग्रेटिव इन देयर प्रैक्टिस, यानी कि ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लचीले होते हैं और ये इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि वो अपनी उस पूरी प्रोसेस के दौरान यानी क्लाइंट की जो भी नीड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने इंटरवेंशन टेक्निक में वो जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे या जिस भी प्रकार का वहाँ पर उनको इंटीग्रेशन करना होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्निक एंड इंटरवेंशन, वो उसको करने के लिए रेडी होते हैं। देन देयर इज़ अनदर फैक्ट एसोसिएटेड विद प्लूरलिज्म और वो ये है दैट मैनी डिफरेंट थिंग्स कैन बी हेल्पफुल टू क्लाइंट्स एंड टू नो दैट द काउंसलर शुड टॉक टू देम अबाउट इट, यानी कि जो काउंसलर है अगर वो ये जानना चाहता है कि क्लाइंट को कौन से फैक्टर्स या कौन सी वो बातें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं या उसके लिए कारगर हो सकती हैं या उसके लिए प्रभावी हो सकती हैं, तो ये जानने के लिए कहीं ना कहीं जो काउंसलर है उसको इन सभी बातों का अपने क्लाइंट से भी उसको डिटेल में इसके बारे में चर्चा करनी होगी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को समझने के लिए उसको क्लाइंट का ओपिनियन भी लेना होगा। देन देयर इज़ अनदर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये जो फिनोमिनन है दैट इज़ डोडो बर्ड वर्डिक्ट, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे पास एज ए काउंसलर या एज ए प्रैक्टिशनर जो अलग अलग अप्रोचेज़ या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ थेरेपेटिक अप्रोच या जो हमारा हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव जो कि जिसकी तरफ हम इंक्लाइंड हो सकते हैं या जिसमें हमारा ज़्यादा बिलीफ हो सकता है, तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि किसी भी काउंसलर के लिए ये कहना कि हम ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो थेरेपेटिक अप्रोच है या ये जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये ज़्यादा इफेक्टिव है दूसरे पर्सपेक्टिव्स के मुकाबले, तो इस तरह का अक्सर डिबेट देखने को मिल जाता है या अक्सर लोगों के मन में ये बात रहती है कि कहीं ना कहीं वो जिस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं या वो जिस पर्टिकुलर थेरेपेटिक
अप्रोच को वो प्रैक्टिस करते हैं वो बाकी पर्सपेक्टिव से बेटर है। तो इस तरह के जो ओपिनियन है या इस तरह की जो हम कह सकते हैं एक थॉट है, उसके लिए एक प्रकार का जो स्टडी से जो रिजल्ट मिला वो ये था दैट एक स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड की, उसमें एक बार अलग अलग तरह के जानवरों के बीच में एक रेस होती है और इस रेस में सभी जानवर जो दौड़ते हैं या हिस्सा लेते हैं, फाइनली उनके बीच में इस बात को लेकर के बहस होने लगती है कि कौन वो रेस जीता है। और इस बात को लेकर के जब बहस होती है तो किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष इसमें निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि इस तरह की समस्या के बाद जब वहाँ पर क्या फैसला लिया जाए, तो वहाँ पर एक बर्ड है जिसका नाम डोडो है और वो बर्ड ये फैसला लेती है कि दैट एवरीबडी इज़ विनर, यानी कि इस रेस को सभी ने जीता है। तो यहाँ पर उसी तरह से साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट थेरेपेटिक अप्रोचेस को लेकर भी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो यही दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं जितनी भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो ये दिखाती हैं कि जितने भी थेरेपेटिक अप्रोचेस हैं वो सभी इक्वली इफेक्टिव हैं, ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव हैं। यानी कि कोई भी एक जो थेरेपेटिक अप्रोच है या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो दूसरे पर्सपेक्टिव से उसमें ज़्यादा बेटर या उससे हम कह सकते हैं कि कम नहीं है, बल्कि ये सभी कहीं ना कहीं अपने तरीके से वो उस क्लाइंट को या उस प्रैक्टिशनर के लिए हम कह सकते हैं कि वैसे ही इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि दूसरे केसेस में दूसरे थेरेपेटिक अप्रोचेस दूसरे क्लाइंट्स के लिए या दूसरे हम कह सकते हैं काउंसलर्स के लिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से डोडो बर्ड वर्डिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि काउंसलिंग जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें कोई भी थेरेपेटिक अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं या जो भी आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के टुवर्ड्स आप इंक्लाइंड हैं एज अ प्रैक्टिशनर एज ए काउंसलर, तो आप अपने उस कार्य में या अपने उस प्रैक्टिस में आप जो भी पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहे हैं अगर आप उसको हम कह सकते हैं कि पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी बिलीफ के साथ अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं देन रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से जो काउंसलर्स हैं कहीं ना कहीं उनके लिए इस बात की चिंता उनको नहीं करनी चाहिए या इस बात पर उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि कौन सा थेरेपेटिक अप्रोच दूसरे थेरेपेटिक अप्रोच से बेटर है या कौन सा जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो दूसरे साइकोलॉजिकल अप्रोच से बेटर है। तो बल्कि उनको जो पूरा अपना ध्यान है या जो अपनी पूरी हम कह सकते हैं कि एनर्जी है वो इस पॉइंट पर उनको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि जो भी अप्रोच या जो भी थेरेपी वो अप्लाई कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको वो कितनी डेडिकेशन के साथ या उसको वो कितनी इफ़ेक्टिवनेस के साथ अप्लाई कर रहे हैं। अब हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे प्योर थेरेपेटिक मॉडल की, यानी इस प्रकार का जो एक नोशन है दैट देयर हैज़ टू बी अ प्योर थेरेपेटिक मॉडल विच एनी काउंसलर, यानी कि कोई भी काउंसलर इस तरह का जब एक पर्टिकुलर थेरेपेटिक मॉडल वो यूज़ करता है या केवल उसी को प्रैक्टिस करता है, उसी पर्टिकुलर मॉडल को लेकर के वो अपनी प्रैक्टिस बेस करता है, तो इस तरह का जब वो प्रैक्टिस करता है तो उसे हम प्योर थेरेपेटिक मॉडल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो काउंसलर है वो अपनी जो सर्विसेज हैं उसकी वो पूरी तरह से उस एक थेरेपी पे वो बेस्ड है और वो अपने सभी क्लाइंट्स को उसी थेरेपेटिक अप्रोच के साथ वो ट्रीट करता है या इंटरवेंशन प्रोवाइड करता है। देन एक और जो अक्सर देखा गया है कि दैट मोस्ट ऑफ द काउंसलर्स, यानी ज़्यादातर जो काउंसलर्स हैं वो थेरेपेटिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यानी कि वो किसी एक प्योर थेरेपेटिक मॉडल की बात न करके या उस पर डिपेंडेंसी न दिखा करके कहीं ना कहीं वो थेरेपेटिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यानी अलग अलग थेरेपीज़ के जो भी पॉइंट्स हैं या जो उनकी टेक्निकलिटीज़ हैं या जो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं वो उनको इंटीग्रेटेड वे में यूज़ करते हैं और उससे वो अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन इसके जो चार हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक इंटीग्रेशन देखने को अक्सर मिलते हैं अमंग द प्रैक्टिशनर्स। उसमें पहला है टेक्निकल
इलेक्ट्रिसिज्म, यानी कि ये एक इस प्रकार की हम कह सकते हैं विधि है जिसमें जो काउंसलर्स हैं दे सेलेक्ट टेक्निक्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स विदाउट रिगार्ड टू देयर थियोरेटिकल ओरिजिन्स। यानी कि इस तरह की जो अप्रोच होती है उसमें जो काउंसलर है वो अलग अलग थियरीज से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग थेरेपेटिक अप्रोचेस से उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसकी जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करेंगे और वो टेक्निक्स किस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल ओरिजिन से आ रही है इस बात को लेकर के वे बॉदर्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे और वो केवल टेक्निक से वास्ता रखेंगे, यानी कि वो उनका सारा ध्यान केवल टेक्निक पर होगा और वो टेक्निक कहाँ से आ रही है इस पर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। और इस तरह की अलग अलग टेक्निक्स को वो इंटीग्रेटेड वे में यूज़ करेंगे फॉर द केस विच इज़ इन फ्रंट ऑफ देम, यानी कि जो भी क्लाइंट की नीड है उसके अकॉर्डिंगली वो अलग अलग थेरेपेटिक अप्रोचेस की टेक्निक्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं विदाउट कंसीडरिंग कि वो टेक्निक्स जो हैं वो किस थेरेपेटिक अप्रोच को बिलोंग करती हैं। देन देयर इज़ अनदर अप्रोच दैट इज़ थियोरेटिकल इंटीग्रेशन, और इस तरह के अप्रोच में द काउंसलर यूजुअली कंबाइंस डिफरेंट थेरेपेटिक अप्रोचेस टू सपोर्ट क्लाइंट्स इन अ मीनिंगफुल वे। यहाँ पर जो काउंसलर है वो अलग अलग थेरेपेटिक अप्रोचेस को इस तरह से इंटीग्रेट करेगा या कंबाइन करेगा कि वो उसके क्लाइंट के लिए एक मीनिंगफुल यानी कि एक प्रोडक्टिव या एफिशिएंट थेरेपी के रूप में वहाँ पर वो उसका फ़ायदा ले सके। और अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम ये देखते हैं कि CBT एक ऐसी थेरेपेटिक अप्रोच है जो दो तरह के पर्सपेक्टिव से मिलकर बना है, यानी कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। जबकि आगे चल करके हम ये देखते हैं कि ये जो अप्रोच है CBT ये अपने आप में एक अलग ही इंटीग्रेटेड वे के या एक थेरेपेटिक अप्रोच के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है, यानी कि दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को मिला करके दो अलग अलग थियोरेटिकल बैकग्राउंड से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उनकी जो बेसिक्स हैं उसको ले करके एक नए तरह का एक नया ही थियोरेटिकल अप्रोच या एक थेरेपेटिक अप्रोच डेवलप किया गया है। तो जो तीसरा अप्रोच है विच इज़ यूज्ड बाय द काउंसलर्स दैट इज़ एसिमिलेटिव इंटीग्रेशन, और इस प्रकार के अप्रोच में जो काउंसलर्स हैं दे वर्क फ्रॉम वन काउंसलिंग मॉडल एज देयर बेस बट ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक एंड आइडियाज़ फ्रॉम अनदर मॉडल। यानी कि इस प्रकार का जो हम देखते हैं कि जो अप्रोच है उसमें काउंसलर्स एक पर्टिकुलर अप्रोच को अपना बेस मॉडल मानते हैं, यानी उसको ही वो सेंटर में रखेंगे या उनकी जो मैक्सिमम हम कह सकते हैं जो उनका अप्रोच होगा या उनका जो ओवरऑल इंटरवेंशंस होंगे वो उस मॉडल पर डिपेंड करेंगे या उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही होंगे, बट वो उस मॉडल के अलावा दूसरे मॉडल्स की भी कुछ जो स्पेशलिटीज़ हैं या टेक्निक्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्लाइंट की नीड होगी उसके आधारित होकर के जो काउंसलर होंगे वो इस तरह का एसिमिलेटिव इंटीग्रेशन अप्रोच वो यूज़ कर सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर अप्रोच विच इज़ द कॉमन फैक्टर्स अप्रोच, और द कॉमन फैक्टर्स अप्रोच में जो काउंसलर्स हैं दे अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द शेयर्ड फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट मॉडल ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पर वो ये बात करते हैं कि अलग अलग जो थेरेपेटिक अप्रोचेज हैं उनमें वो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उस थेरेपी को एफिशिएंट बनाते हैं या वर्किंग बनाते हैं। तो जो इस तरह के जो अप्रोच में जो काउंसलर्स बिलीव करते हैं या जो प्रैक्टिशनर्स बिलीव करते हैं उनका ये मानना है कि अलग अलग जो थेरेपेटिक अप्रोचेज हैं या अलग अलग जो साइकोलॉजिकल अप्रोचेज हैं उनमें वो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हर थेरेपी में या हर तरह की अप्रोच में देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वही अंडरलाइंग हमें कह सकते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस थेरेपी को एफिशिएंट बनाने में। तो जो इस तरह की अप्रोच को जो प्रैक्टिशनर्स मानते हैं उनका ये मानना है कि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो
थेरेपीज़ में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उन पर बेस होकर के अपने इंटरवेंशंस को वो बनाने की कोशिश करते हैं। देन द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्लूरलिस्टिक काउंसलिंग साइकोलॉजी इन एक्शन, यानी कि अभी तक हमने जो बात की थी उसमें ये देखा कि किस तरह से जो काउंसलर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं दे आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑप्शंस, और वो किसी भी तरह की थेरेपी या जितनी भी अवेलेबल उनके पास ऑप्शंस हैं उन सभी को वो यूज़ करने के लिए कुछ हद तक प्रिपेयर्ड होते हैं या रेडी होते हैं। और इस तरह के अप्रोच को प्लूरलिस्टिक अप्रोच हम कहते हैं, जिसमें वो ये मानते हैं कि अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग नीड्स हो सकती हैं और उन नीड्स को हम कह सकते हैं उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के अप्रोचेस एग्जिस्ट कर सकते हैं या हो सकते हैं। देन अबाउट प्लूरलिस्टिक अप्रोच, वंस द कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट इज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि एक बार जब क्लाइंट और जो काउंसलर है उसके बीच में एक रेपो बिल्डअप हो गया, एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्लूरलिस्टिक फ्रेमवर्क 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। उसमें से पहला है टू सी व्हाट आर द गोल्स, यानी कि हमें इस पूरे प्रोसेस से जो हमारा क्लाइंट है वो क्या चाहता है या उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी उद्देश्य क्या है इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस का। और ये डिटरमाइन होता है इस बात से कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देन वी डिटरमाइन द टास्क, एज अ काउंसलर वी डिटरमाइन टास्क, यानी कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन से टास्क को हम अपनाएंगे, यानी किस तरह का थेरेपेटिक अप्रोच या किस तरह का पर्सपेक्टिव हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ मेथड्स, यानी कि इस पर्टिकुलर जो गोल है हमारा उसको करने के लिए और जो टास्क है हमारा उसको अचीव करने के लिए जब हम इस तरह का जो प्रैक्टिस है उसमें हम कौन सा वे यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये हमारी ओवरऑल इस प्लूरलिस्टिक अप्रोच का ये सेंटर है, यानी टू फोकस ऑन द गोल, to identify the goal, then how to achieve that goal and what methods can be used to achieve that goal। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है उसमें जो फोकस है वो टू डिटरमाइन द गोल, देन टू नो what will work or what kind of approach we can use to achieve that goal, and finally we apply the methods which are going to help us achieving that goal। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लूरलिस्टिक साइकोलॉजी जो है, प्लूरलिस्टिक जो अप्रोच है इन द काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके तहत जो काउंसलर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस को बेस करके अपने क्लाइंट्स को कहीं ना कहीं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने अपने इस सत्र में ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है उसमें जो अप्रोचेस हैं या जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो किस तरीके से उनको प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं। और आज अपने इस सत्र को अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। एंड इस सत्र को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।